i. The more responsibility you take for your life, the more successful you get. Today is 2nd of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK, quiz number 7, ज्योग्राफी के आंसर्स हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो रिक्टर स्केल है ये लॉगरिदमिक स्केल होता है. मैग्नीट्यूड होता है वो फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होता जाता है. सो ये होती है रिक्टर स्केल. मैग्नीट्यूड होता है वो फैक्टर ऑफ 10, लॉगरिदमिक होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है. बट अगर इंटीजर रीडिंग की बात करें तो दिस इज नॉट राइट. सो द राइट आंसर हियर इज ओनली 1. सेकेंड क्वेश्चन में अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन होता है बट अर्थक्वेक को माना जाता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस. और एंडोजेनेटिक इनसाइड द अर्थ, एंडोजेनेटिक डिस्ट्रक्टिंग नहीं होती है, जियोमॉर्फोलॉजी के टर्म में कंस्ट्रक्टिंग होती है. सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4. देन डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन होता है सवाना रीजन में, ट्रॉपिकल सवाना रीजन में. देन यहाँ पे था क्लाइमेट एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है और यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स भी है. नोमैडिक हर्डर्स भी है तो ये साइबेरियन टुंड्रा नहीं है. अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका राइट आंसर था सेंट्रल एशियन स्टेपे. देन ओजोन जो फॉर्मेशन होता है अंटार्कटिक रीजन में ये होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इनफ्लो के कारण. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्टॉप करने के लिए, इसके यूजेज को स्टॉप करने के लिए एक ट्रीटी हुआ था, एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्या है? आंसर. तो दिस इज CFC. सो ये आंसर्स हैं क्विज नंबर 7 के. क्विज नंबर 8 हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है. ये रिवोल्ट 1857 है. ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन सूरत है. इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 टाइम्स और लास्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया का पार्टीशन स्टॉप करने का और अ नेशन इन द मेकिंग. तो ये 5 क्वेश्चंस हैं. इसको आप टेलीग्राम में एक्सेस करिए एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. वोकैबुलरी में फर्स्ट वोकैबुलरी है फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता. निरर्थक है वो, पॉइंटलेस है, यूजफुलनेस नहीं है, यूजलेस है. रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, डीप रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग. इमोल्यूमेंट का मतलब होता है वेतन. अनफ्लिंचिंग मतलब अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है, अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन है, बेहिचक. अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है वृद्धि करना, एनहेंस्ड, एनलार्ज्ड. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज 2nd ऑफ मे है तो आंसर राइटिंग रिज्यूम कर रहे हैं. आंसर राइटिंग हम मंडे टू थर्सडे फॉलो करेंगे, मंडे टू थर्सडे कैलेंडर. सो 2nd, दिस इज मंडे, तो आज हम ये आंसर राइटिंग करेंगे. पहले हमने लोकसभा में प्रिपेयर किया था, तो दिस इज नॉट लोकसभा, दिस इज राज्यसभा. आज का जो आंसर है वो लोकसभा नहीं, वो राज्यसभा पे एक भूमिका और कार्यकरण पर एक नोट तैयार करना है. इससे पहली वाली क्लास में हमने लोकसभा किया था, टुडे इट इज राज्यसभा. देन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है जीएसटी. जीएसटी क्या होता है इसको एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं प्रीलिम्स के पहले, और इसके रीसेंट ट्रेंड्स क्या है. अभी का जो एंगल है करंट अफेयर्स, उस लेंस से डिस्कस इट्स रीसेंट ट्रेंड्स एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस. सो दिस इज 2nd में क्वेश्चंस. नाउ ये है आज का न्यूज़पेपर द हिंदू. फर्स्ट न्यूज़ है अप्रैल जीएसटी का रेवेन्यूज गो पास्ट 1.67 लाख करोड़. 1.67 लाख करोड़. सो विच इज़ अ गुड न्यूज़. जीएसटी को 5 साल हो रहे हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो जीएसटी से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अप्रैल जीएसटी के नंबर भी अच्छे हो रहे हैं, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा ये जो साइन है ये फास्टर रिकवरी बता रहा है. तो देखो रेवेन्यू ये ऑल्दो हम 2020 से ट्रेस कर रहे हैं, एक टाइम था 1 लाख करोड़ के नीचे चला गया था नंबर, सी जून 2021 एटसेट्रा में. नाउ देखिए ये 1.5 एंड 1.6 को क्रॉस कर गया है. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होना बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए. तो जीएसटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. इंडिया का ग्रॉस जीएसटी का रेवेन्यू इतने करोड़ हो गया है. रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट भी 30% राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में. इसका क्या मतलब होता है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे बढ़ा है. तो दिस टेल्स कि यहाँ पे फास्टर रिकवरी हो रही है बिजनेस एक्टिविटी की.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं सर्ज हुआ है मैसिव अपटिक इन इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जीएसटी का जो वैल्यू है, नंबर है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो वैल्यू नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो हाई रिटेल प्राइसेस भी हो रही है, प्लस इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स भी अब टाइटर हो गए हैं। पहले जीएसटी टैक्स इवेजन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अब वो जो लूप होल्स थे वो हो गए हैं प्लग। तो हाई रिटेल प्राइसेस है, टाइटर इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स भी हैं, मैसिव अपटिक भी हुआ है इनपुट कॉस्ट से, तो वैल्यू हो जाती है। जैसे पहले वो प्रोडक्ट 200 रुपए का था, अब वो प्रोडक्ट 500 रुपी का हो गया है, तो प्रपोर्शनेटली उससे टैक्सेशन भी ज़्यादा होगा, तो टैक्स भी ज़्यादा हो गया। तो फास्टर रिकवरी इज ऑल्सो वन थिंग, और जो इनपुट हुआ है, इनपुट कॉस्ट, उसका राइज भी इज वन फैक्टर जिसके कारण, और टैक्स इवेजन भी कम हुआ है जिसके कारण ये 1.6 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो मल्टीपल फेवरेबल फैक्टर्स है यहाँ पे। परमिटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है अपॉन टाइमली कॉम्प्लायंस बाय द वेंडर्स भी है। शुरू में जीएसटी कॉम्प्लायंस में बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, बट अब वेंडर्स इसका कॉम्प्लायंस हो रहा है, तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन इज ऑन राइज विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अवर इकोनॉमी। जीएसटी का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी था हमारी इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज़ दैट। बट अब इससे एसोसिएटेड एक और चैलेंज है, वो है सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोऑपरेटिव, फाइनेंशियल, फिस्कल, फेडरलिज्म। सो दिस इज जीएसटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। देन जो नेक्स्ट है वो है ई श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम। ई श्रम क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 माइग्रेंट वर्कर्स और ई श्रम पोर्टल को फिर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बिकॉज कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में। 38 करोड़ इसमें अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इनको एक सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है, इनका डेटा रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। सो फॉर दैट दिस इज ई श्रम पोर्टल। तो ये एक ई श्रम कार्ड होता है, 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जैसे आधार है, समथिंग लाइक दैट। और अब इस पोर्टल में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी होगा अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपए का डेथ पे, परमानेंट डिसेबिलिटी 1 लाख और पार्शियल डिसेबिलिटी पे। तो ई श्रम पोर्टल है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट को बनाने के लिए, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो अवेल कर सके वेलफेयर बेनिफिट्स। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, डिलीवरी ऑफ सर्विस टू दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी. So the idea is rely more and more on technology. So GST and this e-Shram is such type of technology. जीएसटी में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहा है, टैक्स कलेक्शन एट्सेट्रा में। इन्फोसिस ने जो सॉफ्टवेयर बनाया GSTIN से रिलेटेड, उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ है। सो दिस इज़ दैट क्रिटिसिज्म इन द सेंस उसमें काफ़ी डिले भी हुआ एट टाइम्स और डिफ़िकल्टी भी आ रहा था फाइल करने में जीएसटी इनिशियल फेज में, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी आयरन आउट हो चुकी है। सो ये इम्प्लीमेंटेशन। अब वर्किंग मैकेनिज्म में क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा इसमें, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल में। अब बात है इसको कनेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उनको इंश्योरेंस कवर बहुत स्मूथली मिल जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, सबको। सो ये बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह इसको काम करें, ई श्रम यूनिक आईडी नंबर। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स है, कंस्ट्रक्शन, लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, वेंडर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सब आएंगे यहाँ पे ई श्रम पोर्टल पे, ओके। और अभी ने एक्सीडेंट का क्लेम भी यहाँ पर मिलेगा। देन जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट ई श्रम, और ये है इन द हीट ऑफ बैटल। ये कौन सा एनिमल है, ये ब्लैक बक है। ब्लैक बक लॉक्स हॉर्न्स एट तल छपर सेंचुरी इन राजस्थान। तल छपर सेंचुरी इन राजस्थान, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। चूरू डिस्ट्रिक्ट भी इसका रेपुटेशन है, यहाँ सेल्सियस टेम्परेचर बहुत राइज होता है यहाँ पे, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड चूरू में आ गया है। अकॉर्डिंग टू IMD अभी हीट वेव और इंटेंस होने वाली है। सो दिस इज दैट। ऑपरेशनल रेडीनेस की है न्यू आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशनल रेडीनेस।
अटमोस्ट प्रायोरिटी है टू एंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, कि फौज जो है वो हमेशा अलर्ट है, किसी भी टाइप का कोई चैलेंज है, कंटेम्प्ररी है या फिर फ्यूचर है, फौज इज रेडी। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साइबर वॉरफेयर हो रहा है, बहुत सारा एस्पियोनेज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक, प्लस जो हमारा नेबरहुड एट टाइम्स एक्ट हॉस्टाइल। सो द पॉइंट इज इन सब में वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेरी वेल। और अभी यूक्रेन क्राइसिस में जो हमने देखा, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है सिक्योरिटी के लिए, फोर्सेस के लिए। न्यू टेक्नोलॉजीज थ्रू इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, सो दैट इज वाई अभी जो चीफ है ये भी इंजीनियरिंग कोर्स से है। बिगिनिंग ऑफ सिनर्जी भी ज़रूरी है, बिकॉज अभी के जो तीनों सर्विसेज के स्टाफ है, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल VR चौधरी साहब, नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार साहब, और अभी प्रेजेंट आर्मी के ऑफिसर, आर्मी के चीफ। तो पांडे साहब ने यहाँ पे बताया, जनरल पांडे सेट कि इससे तीनों फोर्सेस में एक सिनर्जी आएगा, और विच इज़ अगेन रिक्वायर्ड। जो फॉर्मर CDS थे, फॉर्मर CDS बिपिन रावत साहब, उन्होंने भी बताया था कि जो सिनर्जी है वो ज़रूरी है, और ऑपरेशन थिएटर कमांड डेवलप करना ज़रूरी है, थिएटर कमांड। बिकॉज जो वॉर है, वॉर अब होने लग गई है बहुत स्विफ्ट, और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। प्लस वॉर में तीनों जो फोर्सेस हैं, एवी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों का सिनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बिगिनिंग ऑफ सिनर्जी इज देयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड री एस्टैब्लिश इंडिया एज अ विश्व गुरु, नायडू साहब ने कहा। लॉ मेकर्स सीरियसली कंसिडर करें सजेशंस फ्रॉम वेयर सिटीज क्या होती है? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ रिसर्च भी होता है, नई फाइंडिंग्स भी होती है, स्टूडेंट्स नए आइडियाज़ लाते हैं, नई थॉट प्रोसेस लाते हैं, नया विगर एंड एनर्जी। सो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये काफ़ी हद तक शेप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा फ्यूचर। एंशिएंट इंडिया हैड एंजॉयड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ विश्व गुरु। हम रिनाउंड क्रेडल रहे हैं कल्चर विद रेपुटेटेड सेंटर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, देन उदांतपुरी बियर दिस एम्पल टेस्टिमनी कि इंडिया हमेशा से, जब एजुकेशन की बात आई है तो इंडिया वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु यहाँ पर रहा है। हमारे पास वर्ल्ड नोन रिनाउंड यूनिवर्सिटी ये सारी यहाँ पे थी। अब एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ये सारी यूनिवर्सिटीज अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमिंग सून नियर यू जंगल सफारी इन गुरुग्राम्स अरावली रेंज। अरावली इज इंपॉर्टेंट, ओल्ड दिस फोल्ड रेलिक माउंटेन है ये, रेलिक माउंटेन, और बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, अरावली रेंज। तो नेचर लवर्स वेलकम द आइडिया, मिनिमल डिस्टर्बेंस होगा। ये दिल्ली के पास यहाँ पे गुरुग्राम में अरावली रेंज में एक जंगल सफारी आ रही है। अ रिस्पाइट फ्रॉम द हीट वेव ऑन द कार्ड्स फॉर द कैपिटल। क्लाउडी स्काई है, थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, दिल्ली में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बंगाली पब्लिशिंग इंडस्ट्री स्क्रिप्ट्स इट्स रिवाइवल। बंगाली पब्लिशिंग इंडस्ट्री, तो एक टाइम था जब बुक्स होती थी, प्रॉपर बुक्स होती थी, डिजिटल बुक्स नहीं, और इस बुक से रिलेटेड बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट थे, जैसे कि बाइंडर्स, पेपर सप्लायर। तो प्रॉब्लम ये हुआ, डिजिटल पुश आया तो जो रेगुलर किताबें होती है उसको सब भूलने लग गए। तो कोलकाता में वैसे भी बहुत अच्छा कल्चर है बुक रीडिंग एंड दिस, तो यहाँ बुक फेयर ऐसा है जो पुश दे रहा है कि जो यूजर्स हैं अगेन उनको ओल्ड स्कूल की तरफ लाएं, और जो एक्चुअल जो हार्ड कॉपी से बुक पढ़ना होता है उसको हम एनकरेज करें। सो दिस इज दैट। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कवर हो गया। रिस्पाइट फ्रॉम द हीट वेव ऑन द कार्ड्स फॉर द कैपिटल। ये जो वाटरमेलन दिख रहा है ये किस टाइप की क्रॉप है? राबी है, खरीफ है या जायद है? आंसर। और इसके ये जिस टाइप की क्रॉप है उस कैटेगरी के कुछ और एग्जाम्पल्स भी बताइए। दिस इज दिस। देन कमिंग सून, ये भी हमने देख लिया, गुरुग्राम अरावली बेल्ट पे। बंगाली पब्लिशिंग इंडस्ट्री स्क्रिप्ट्स इट्स रिवाइवल। कोस्ट गार्ड रेस्क्यूज 6 ऑफ कैप्साइज्ड। कैप्साइज्ड का मीनिंग क्या होता है? बोट कैप्साइज हो गई है। व्हाट डज दैट मीन? कैप्साइज्ड कार्गो वेसल। एजुकेशन प्लस में बात किया है कि एक साथ जो 2 डुअल डिग्री है, क्या ये ठीक है या नहीं है? ठीक इसलिए भी है बिकॉज अब जिस तरीके से इंटरनेट का पुश हुआ है और पॉलीमैथ को जैसे एनकरेज किया जा रहा है कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स का आपको नॉलेज है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में डुअल डिग्री इज लुकिंग गुड। बट एट द सेम टाइम रेगुलेशंस यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये जो डिग्री हो ऐसा नहीं हो कि वो एक पेपर बन के रह जाए, उस डिग्री की वैल्यू भी होना चाहिए।
एंडिंग आफ्सपा, यहाँ जो बात है वो एक कमेंट दिया है आफ्सपा रहना चाहिए या नहीं। हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्पीच भी देखा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में अब स्टेट्स में नॉर्मलसी आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पर आफ्सपा को ग्रेजुअली रिमूव कर लिया जाएगा। मरकरी राइजिंग, ये बात है हीट वेव का। हीट वेव भी है एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। डिजास्टर है तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जो GS3 है इसमें जो डिजास्टर टॉपिक है उसके लिए ये जो हीट वेव हुआ, कोविड-19 हुआ, फ्लड्स हुए, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो हीट वेव डेथ्स मस्ट बी ट्रीटेड एज डिजास्टर, अलाउज कंपनसेशन बाय द स्टेट। तो क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है, इसके कारण 122 साल में सबसे ज्यादा हीट अभी दिल्ली में हो रहा है और रेस्पाइट एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल मर्करी इज राइजिंग। सो द पॉइंट इज, ये कल हमने देखा था 4.5 डिग्री नॉच है अबव नॉर्मल, तो उसको हीट वेव माना जाएगा। सीवियर होगा जब 6 से ज़्यादा है, लाइक दैट। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। प्रॉक्सिमिटी जो है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं, वो ये हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आया अभी तक। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। इस पर हम अभी एक आंसर राइटिंग कर लेंगे आज या कल में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर नहीं आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेन्स लाते हैं एक्चुअली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। रेन्स नहीं हुआ तो उसके कारण वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी नहीं आए मेडिटेरेनियन सी से जो नॉर्थ इंडिया में आते हैं। क्लाउड जो कूल टेम्परेचर है सेंट्रल पैसिफिक में, या जो ला नीना है, दिस इज नॉट अल नीनो, दिस इज ला नीना, दैट नॉर्मली एड रेन इन इंडिया, ये भी फेल हो गया है। ये याद रखना है, अल नीनो मतलब इंडिया के लिए लेस रेन, ला नीना मतलब इंडिया के लिए ज्यादा रेन। तो ला नीना नहीं आया, ऑल्दो अल नीनो भी नहीं है बट ला नीना भी नहीं है, तो नॉर्मल से थोड़ा कम यहाँ पे रेनफॉल हुआ है। तो ये अनयूजुअल ऑकरेंस है। बाकी ये IMD का क्राइटेरिया होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। 87% से 87 सेंटीमीटर LPA होता है और नॉर्मल मानसून है 99% इस बार फोरकास्ट है, मतलब 87 के अप्रॉक्स ये होगा। LPA 87 का 99%, तो ये एक्सपेक्टेड है। जून 1 को मानसून आ जाता है केरला में और ये हीट वेव की कंडीशन है। अब ये बात है कि इसको डिजास्टर में इंक्लूड किया जाए, हीट वेव को, और इसका इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, वो होता है हीट आइलैंड। हीट आइलैंड अक्सर हम वर्ड सुनते हैं अर्बन एरियाज में। सो हीट आइलैंड का मतलब होता है अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज है, वहां पे एक ब्लैंकेट है और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। हीट आइलैंड से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर हमें शहर में देखने को मिलती है। अब ये हीट आइलैंड तो पता है, बट ऐसा क्यों होता है टेल। शहरों में जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लगेगा एडजॉइनिंग एरिया से, बिकॉज ऑफ हीट आइलैंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हीट वेव डेथ होता है, इसको डिजास्टर में हम इंक्लूड करें। प्राइवेट एंड पब्लिक वर्क प्लेसेस भी हों और वहां फैक्टर करें हीट वेव का रिस्क। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हीट वेव को हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोनों एडिटोरियल। अब यहाँ जो बात है वो है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। सी इस पे अभी स्पेक्यूलेशंस हैं, दैट कुड बी हाइपरबोल। MK नारायण साहब ने भी यही कहा कि लेट अस सी, एक्चुअली नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाउड्स ऑफ वॉर में होता है। देन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन पे भी काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये सब चीजें न्यूज अभी, लेट अस वेट एंड वॉच। सो द पॉइंट इज, वेस्ट एंड रशिया दोनों को केयरफुल रहना चाहिए to negotiate the many minefields that abound. Many minefields that abound. Look at the language. The West should be thankful that Mr. Putin has not yet emerged as a Joseph Stalin world war. Then, but at the same time, they should realize that there are no Churchills than De Gaulle and FDR, that is Franklin D. Roosevelt. तो वर्ल्ड वॉर अगर 3 जैसा हम सोच रहे हैं, बट हमें ये भी देखना चाहिए इससे पहले जो वर्ल्ड वॉर्स हुई उस टाइम पे उनके लीडर्स का क्या इंक्लिनेशन था, क्या डायरेक्शन था, एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि यहाँ वर्ल्ड वॉर है या नहीं है। बाकी बहुत सारा यहाँ पे थ्योरीज दिया हुआ है कि बैटल क्राई है, रेस्पॉन्स है, न्यूक्लियर वेपन भी एक टैबू है यहाँ पे। यूरोप का कंसर्न क्या है। यूरोप का कंसर्न 2 है, एक तो गैस हुआ, दूसरा फूड हुआ। क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है ये ब्रेड बास्केट कही जाती है यूरोप की। ब्रेड बास्केट, मेजर प्रोड्यूसर हैं व्हीट के, टेम्परेट क्रॉप। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये डिफिकल्टी होगा। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। तभी आप देखो इंडिया से व्हीट एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है। जैसे अभी किस कंट्री ने व्हीट एक्सपोर्ट इंडिया से मांगा था, कुछ ही दिन हमने पहले बात किया था, व्हीट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
So the point is, abhi let us see, wait and watch. Then this is political. फंडिंग प्रॉब्लम आती है इंडियन साइंस में. फंडिंग प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंडिया में साइंटिस्ट, ऑल्दो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एंशियंट लेगेसी भी है, बट हम साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D में है, इधर जितना फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देना चाहिए वो मिल नहीं रहा है. इससे क्या होता है, जो अगर हम पेटेंट्स वगैरह भी देखें, यूएस कितने पेटेंट्स फाइल कर रहा है, चाइना कितने पेटेंट्स फाइल कर रहा है, एंड कंपैरेटिवली इंडिया वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है. तो वी शुड एनकरेज अवर इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ में एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज दे आर बिल्डिंग अवर फ्यूचर. सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे DRDO हुआ या फिर ICAR हुआ, एग्रीकल्चर रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. अलोकेशन ऑफ फंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर पैसा बराबर नहीं मिल रहा है जिस सेक्टर में, तो अगर कोई नया यंग ग्रेजुएट हो रहा है, वो इस सेक्टर को एज अ करियर फील्ड चूज करने में सोचेगा. वो बनना चाहता है साइंटिस्ट, बट उसको ये लगेगा साइंटिस्ट बन के व्हाट. So that is why we need to provide better work atmosphere, better pay in this sector, because scientists are important for us. So this we need to do. Funding यहाँ पे proper होना चाहिए इंडियन साइंस में. This is invigorating the आयुष इंडस्ट्री. आयुष में क्या क्या आता है, टेल. आयुष में आता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी. ये सारी चीज़ें आयुष में आती है. और आयुष इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आयुष से बिलीव किया जा रहा है ये सप्लीमेंट्री रहेगा हमारा जो रेगुलर एलोपैथिक है. और एट टाइम्स आयुष बिकॉज ट्रेडिशनल है, तो ये बहुत सारी जगह अपनी इफेक्टिविटी और बेटर प्रेजेंट कर सकता है. ऑल्दो इस पे डिवीजन भी है. सम सेज की एलोपैथी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है मेथड. आयुष में भी अगेन देन ये बात हुआ कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो क्लेम्स हैं, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हो, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, सो दैट आयुष में भी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी और जो जनरल बिलीफ है, फेथ सिस्टम है, वो राइज हो. तो गवर्नमेंट इसीलिए बोल रही है इनवोगरेटिंग द आयुष इंडस्ट्रीज को फिर से मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करना चाहिए. क्लिनिकल ट्रायल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज साइंस जो होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है. ओके, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिस इज शाओमी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई जो मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी मैम ने संडे को बताया कि इतने स्क्रीन किए अभी यहाँ पे कर्विकल कैंसर अंडर सेंटर आयुष्मान भारत योजना में. सो द आइडिया इज जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसको हम बढ़ाएं, प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और जैसे हमने रिवीजन क्लास में पढ़ा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस अमंग पीपल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then IMD to spread to cities. Indian Meteorological Department set to launch urban meteorological services नए नए शहरों में. This is a good news. Then hottest April है in the year and turtle hatchlings. Olive Ridley turtle. Okay, गहिर माथा बीच. देन ये जो बात है वो है दिल्ली डुअल गवर्नेंस कॉन्ड्रम. दिल्ली स्पेशल इसलिए है बिकॉज दिल्ली एक तो यूनियन टेरिटोरी है, इसका खुद का विधानसभा भी है 70 सीटों का, साथ ही साथ ये नेशनल कैपिटल भी है. ये दो वर्ड डिफरेंट होते हैं, NCT और NCR. दोनों में डिफरेंस क्या है, टेल. NCT और NCR. तो जो दिल्ली है ये UT है शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है आर्टिकल 239AA में, कॉन्स्टिट्यूशन के 69th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में. अगेन जो चेंजेस हुए उसमें क्या होता है कि दिल्ली में बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट भी है प्लस दिल्ली की खुद की गवर्नमेंट भी है, तो जो वर्क है उसमें हो जाता है वर्क अलॉटमेंट, और एट टाइम्स जो डोमेन है उसमें फ्रिक्शन होने लग जाता है. तो अक्सर आप देखना दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, बिकॉज दिस इज अ UT तो प्रेसिडेंट अपना यहाँ पे दिस लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किए हैं, इन दोनों में फ्रिक्शन होने लग जाता है. इलेक्टेड कॉम जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में स्ट्रेन आता है. जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, गवर्नर होता है. एंड यहाँ बात आती है कि एजेंसीज को कौन कंट्रोल करेगा, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो, सिविल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. जैसे यहाँ के जो सिविल सर्विसेज होते हैं
जो सिविल सर्विसेज का टॉप ऑफिसर है, एक कंट्रोवर्सी ये भी हो गया था कि गवर्नमेंट एंड देन सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्लैश हो गया था वहाँ पे मीटिंग में. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ लाइक कंसर्न. तो गवर्न कौन कर रहा है? एंटी करप्शन ब्यूरो को, सिविल सर्विसेज को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को. फिर अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली में, कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट. तो इस बात पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको थॉरली इंटरप्रेट करना भी एट टाइम ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स क्लैरिटी नहीं होती है. तो फिर वहाँ पे अगर दो कॉम्पिटिंग, अगर यहाँ पे से पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है यूनियन में और से यहाँ पे विधानसभा ऑफ दिल्ली में, देन यहाँ पे क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिल्ली. अब यूनियन स्टेटस मिला हुआ है दिल्ली को, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है, एलजी यहाँ पे वर्क करते हैं. अब जो ब्रॉड इश्यूज हैं इसमें एक फिर री इंटरप्रिटेशन की बात है. दिल्ली जो लैंड है और पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, ये किसके पास होता है? ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है? टेल. लैंड एंड लॉ, पुलिस एंड ऑर्डर. देन दिस इज अबाउट जूट इंडस्ट्री. जूट क्या होता है? फाइबर होता है. फाइबर हमने पहले भी देखा है, इंडिया में दो फाइबर फेमस है, कॉटन टुवर्ड्स ईस्ट एंड कॉटन टुवर्ड्स वेस्ट एंड जूट टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट बंगाल तरफ. जूट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन लैक्स एंड लैक्स पीपल जो है वो इस पे एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट है. जूट जो है ये प्राइमरली यूज होता है जूट पैकेजिंग मटेरियल, कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटी एक्ट 1987 के अंदर. जो बोरे होते हैं ना, बोरे मोस्टली इस जूट से बने होते हैं, स्टोरेज के लिए बोरे. फूड ग्रेन, शुगर प्रोडक्शन वगैरह के जो भी जूट बैग्स होते हैं वो सब जूट से बनते हैं. ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, फर्निशिंग मटेरियल, फैशन एक्सेसरी, फ्लोर कवरिंग, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी. इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा है बट जो क्वालिटी है वो बांग्लादेश की बेटर है, सुपीरियर क्वालिटी का जूट फाइबर है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं रिलेटेड टू रेटिंग. एक्चुअली जूट क्या होता है? जूट के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है जूट क्रॉप के लिए. तो इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको वॉश किया जाता है और ये धागे, इसके जो फाइबर होते हैं उनको निकाला जाता है. इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फार्म मैकेनाइजेशन मशीन्स चाहिए होती है, सर्टिफाइड सीड्स चाहिए होती है, एग्रो क्लाइमेट भी एक सूटेबल होना चाहिए यहाँ पे. तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बट यहाँ बांग्लादेश में बिकॉज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज़्यादा है तो यहाँ क्वालिटी बेटर आ जाती है. प्लस हमारे यहाँ जो जूट है उसको और दूसरी क्रॉप से कॉम्पीट करना पड़ता है, जैसे पैडी, मेज, ग्राउंडनट एंड सिजेम. और इसके कारण जो जूट है उसका प्रोडक्शन क्वालिटी जिस लेवल का चाहिए एट टाइम्स वो नहीं आ पाता है. तो मिल्स आर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एट प्राइसेस हायर देन व्हाट दे आर सेलिंग देम एट आफ्टर प्रोसेसिंग. इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो दिस इज अ क्लियर कट ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस. सो दैट इज वाई यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है. देन साइक्लोन अम्फन से और डिस्टर्बेंसेस हुए और जो सप्लाई साइड है वो खराब हो गया. जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहाँ पे क्राइसिस आया जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में. और बांग्लादेश की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है जूट प्रोडक्शन में, तो एक्सपोर्ट में बांग्लादेश से भी कंपटीशन हो जाता है. आर्टिकल ये है कि जो रीसेंट प्रॉब्लम्स है जूट इंडस्ट्री की उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी. वाई? बिकॉज 3.7 लाख वर्कर्स अभी हैं, उनका लाइवलीहुड और फैमिली जूट इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है. वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम 99% जो है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम 99% इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है जूट में. सो दिस इज जूट इंडस्ट्री. अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल्स. तो अभी जैसे एक हमने माल्थुसियन थ्योरी भी पढ़ा था, पॉपुलेशन भी थ्योरी पढ़ा, चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी भी देखा. अब जिस तरीके से अभी जो रीसेंट ट्रेंड आ रहा है, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, तो एक और थ्योरी ऐसा भी आया था कि हम पॉपुलेशन पीक करेंगे, देन पॉपुलेशन परहैप्स हमारी फिर डिक्लाइन होने वाली है, जैसे जापान में भी हम देख रहे हैं, जापान में भी. सो अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल. इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों क्या ऑपोजिट होते हैं? तो दिस इज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. इनकम्प्लीट इज द ऑपोजिट ऑफ कंप्लीट, इनकैपेबल इज द ऑपोजिट ऑफ केपेबल. तो इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल का क्या होना चाहिए ऑपोजिट. बट इंग्लिश साइंटिफिक भी नहीं है, बस इंग्लिश बहुत पॉपुलर है. दिस इज द गुड थिंग विद इंग्लिश. अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह की देखो ना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. सो यहाँ फ्लेमेबल ऑपोजिट नहीं होता है, यहाँ दोनों एक्चुअली सिनोनिम हो जाते हैं.
अपोजिट ऑफ इनफ्लेमेबल होगा दिस नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल सिनोनिम है और नॉन फ्लेमेबल एंटोनिम होगा। दिस इज इंग्लिश। देन एक अच्छा कोट है यहाँ पे, गेटिंग ओल्ड इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, यू गेट अ लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ बट द व्यू इज मच बेटर। व्यू इज मच बेटर। जो एज होती है ना, एज के साथ एक्सपीरियंस भी आता है और इस एक्सपीरियंस की अपनी खुद की बहुत वैल्यू है। सम ऑफ यू जिन्होंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, मैं ग्रुप मीट में अक्सर ये देखता हूँ, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो अबाउट योर एज। नो, आपके पास एज है ना, ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके पास ज़्यादा मैच्योरिटी है, ज़्यादा समझ है, आप चीज़ों को बहुत बेटर हैंडल कर पा रहे हो। बिकॉज मैं 21 ईयर स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, 32 ईयर स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, तो आई कैन सी द डिफरेंस। तो ये जो चीज़ है, आपकी जो एज है, इसको अपना एडवांटेज की तरह यूज़ करो। गेटिंग ओल्ड से आपको एक बेटर व्यू मिल रहा है। बिकॉज ये जो 21, 22, 23 ईयर के स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो उनकी एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव सीन। तो ये प्रॉब्लम्स आप में नहीं है, आपके पास बहुत क्लैरिटी है। सो दिस इज गुड एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। विल ट्राई टू स्ट्रेंथन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन विद यूरोप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो अभी यूरोप का टूर भी है। थ्रू माई एंगेजमेंट्स आई इंटेंड टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यूरोपियन पार्टनर्स से, और ये इंपॉर्टेंट होगा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इस पे हम आंसर राइटिंग करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप पे। ट्रेड पैक्ट जो यूएई के साथ था वो एक्टिव हो गया है, नेम इज सेपा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सवाल आ सकता है। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड इंडिया एंड दिस यूएई। कोविड-19 के जो पोस्ट कोविड वर्ड है, उसके लिए यूएई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन की पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की टू फॉल वैकेंट सून। Then this is Prime Minister and the Hindu group, and this is next page, railway restructuring to lead to closure of major wings, closure of major wings. Then railway भी डिफिकल्टी में है कोविड-19 के टाइम से। सऊदी अरेबिया offers Pakistan 8 billion in financial support. Then this is sports. All right, so this is the Hindu newspaper in about 30 minutes of time. Now let us come to revision class. Okay, let us begin with polity. While proclamation of emergency is in operation, the president cannot suspend certain fundamental right. और ये जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉम। डिक्लेयर प्रेसिडेंट करते हैं बट रिकमेंडेशन कॉम की होती है। प्रोक्लेमेशन जो होता है इमरजेंसी का, ये अप्रूव होना चाहिए बाय पार्लियामेंट, और ये जब होता है तो ये फोर्स में होती है इमरजेंसी। जैसे पार्लियामेंट, आप बताओ कितने टाइम पे अप्रूव करना पड़ता है? क्या 1 महीने आंसर है या 2 महीने आंसर है? प्रोक्लेमेशन अगर हो गया, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी कॉम की सजेशन से डिक्लेयर कर दिया, तो इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम पे लेना होगा? और प्लस एक बार अप्रूवल हो गया तो वो इन पीरियड ऑफ 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है, पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल पावर हो जाता है। एक्चुअली इमरजेंसी के टाइम पे जो कंट्री है वो यूनियन हो जाता है। जो स्टेट्स है उनकी पावर्स पे यूनियन ओवरराइड कर सकता है। तो ये स्पेशल पावर होती है पार्लियामेंट की। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पे भी पार्लियामेंट अपने लॉ बना सकता है। सेपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स नहीं होगा। फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी जब थ्रेट है फॉरेन अटैक या फिर आर्म्ड रिबेलियन। पहले केवल रिबेलियन था, अब आर्म्ड रिबेलियन भी हो गया। किस एक्ट में ये चेंज हुआ? आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फॉरेन अटैक है, आर्म्ड रिबेलियन है, नेशनल इमरजेंसी होगा। एक्सटर्नल अग्रेशन है, वॉर है, आर्म्ड रिबेलियन है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। अभी तक इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हुई है, तीनों टाइम के ड्यूरेशन के। बताइए कब हुई है नेशनल इमरजेंसी? 3 बार अभी तक इंडिया में डिक्लेयर हुई है। और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और पार्लियामेंट हर 6-6 महीने में उसको अप्रूव करते जाए तो ये इनडेफिनेट पीरियड तक चल सकती है। देन जो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक डिक्लेयर नहीं की गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर कोई पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटोरी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्रेडिट ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है।
सो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करना। पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप रिवीजन क्लास पूरा देखोगे तो हमने 60-70% पॉलिटी अभी तक कंप्लीट कर ली है। और अगर आप और रेगुलर थे तो आंसर राइटिंग में तो हमने 80-90% इंडियन पॉलिटी पूरा लक्ष्मीकांत का कवर कर लिया है। ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर, बी रेगुलर। वी आर वर्किंग लाइक एन इकोसिस्टम। इंडिविजुअल गूगल मीट क्लासेस से लेके ग्रुप क्लासेस से लेके क्विज, एवरीथिंग ये सब सिनर्जी में चल रहा है। अगर आप टोटलिटी में देखोगे कुछ भी पार्ट मिस नहीं हुआ है। एंड यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू ऑल्सो पुट लिटिल बिट एफर्ट, दैट्स ऑल, लिटिल बिट एफर्ट, दैट्स ऑल, ओके। अब जैसे ये है, बिल कब लैप्स होता है इंडियन पार्लियामेंट में, ये मैंने पहले भी बताया था। पार्लियामेंट में बिल तब लैप्स नहीं होता है जनरली अगर उसमें प्रेसिडेंट का हाथ लग जाता है। प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है तो हम बिल लैप्स नहीं करेंगे, ऑनर करेंगे। अगर लोकसभा इन्वॉल्व हो गई है तो बिल हम लैप्स करेंगे, बट ओवर राइडिंग कंडीशन प्रेसिडेंट की तब भी रहेगी। अगर राज्यसभा बस इन्वॉल्व हुई है, लोकसभा टच ही नहीं हुआ, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, बिकॉज राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो केवल राज्यसभा है, बिल लैप्स नहीं होगा। लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो बिल लैप्स होगा। प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं तब तो बिल लैप्स नहीं होगा। ये 3 चीज याद रखो। बाकी इसको ऐसे एक बार हम देख भी लेते हैं। लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, पेंडिंग लोकसभा में, केवल लोकसभा है, लैप्स। बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में बट पेंडिंग इन लोकसभा है, लोकसभा इन्वॉल्व तो हो गई ना, तो लैप्स। बिल ओरिजिनेट पास हुआ लोकसभा में, पेंडिंग राज्यसभा, लोकसभा इन्वॉल्व थी, लैप्स। बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में, रिटर्न हुआ लोकसभा, लोकसभा इन्वॉल्व है, लैप्स। देन बिल पेंडिंग है राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, डज नॉट लैप्स, ओके, नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। देन प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड इन द होल्डिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट साहब आ गए। बिल पास बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग असेंट, प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये लैप्स नहीं हो रहे हैं। बिल पास बाय बोथ हाउसेस बाय रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, लैप्स नहीं हो रहे हैं। कुछ जो पेंडिंग बिल्स हैं, पेंडिंग अश्योरेंस है, जो एक कमिटी ऑफ गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही है, डू नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोटेड डाउट। कुछ पेंडिंग बिल्स हैं, ऑल पेंडिंग अश्योरेंस हैं, दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, तो वो लैप्स नहीं होते हैं, जो अश्योरेंस कमेटी जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ओके, इवन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो ये सारे केसेस याद रखने। बाकी आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112 बजट नहीं होता है, ये होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। सी, हमने बजट भी पूरा अच्छे से कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे भी कर लिया, वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स। इसके अलावा और क्या करना है, यू जस्ट टेल। एक चीज जो आप कॉन्टिन्यूसली बोले हो, दिस इज इन माइंड, मैं इसी हफ्ते कंप्लीट कर दूंगा। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ कंपाइलेशन, और दूसरे जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसका और कंसाइज फॉर्मेट बिफोर दिस 7th, अभी 5th ऑफ जून है ना, फिर भी हमारे पास 1 महीने पहले ही सब कंप्लीट कर लेंगे हम। ये मैं कर दूंगा, 7th 8th तक मैक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाएगा, PYQ भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साल भर में जो एक्सपेंडिचर हुआ, साल भर में जो इनकम हुआ, इसका कैसे हिसाब बैठाना है, कैसे पैसे यूटिलाइज करना है, वो सब होता है बजट में। तो बजट में ये होता है कि कितना पैसा आया, कौन सा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, वो चार्ज होगा या मेड होगा, दोनों में डिफरेंस। चार्ज है तो उसमें वोटिंग नहीं होती। फिर इसके बाद वो पैसा कैसे यूटिलाइज होगा, कंसोलिडेटेड फंड से कैसे निकाला जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, ये पूरी चीज होती है बजट में। जैसे प्रेसिडेंट का एमोलेंट एंड जो पैसे हैं, अलाउंसेस है, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, ये एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिसेस है। ये सारी चीजें क्या होती है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होती है। चार्ज प्रेसिडेंट का तनख्वाह वगैरह। सैलरी अलाउंसेस जो होता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये सब चार्ज होते हैं। डेट जो इंडिया पे चार्ज है, जिसको इंडिया को लायबल है, उसको इंटरेस्ट देना या कोई रिडेम्पशन है, मतलब ये देना ही देना है हमें, लोन्स है एटसेट्रा, अलाउंसेस है, पेंशंस है, रेस्पेक्ट ऑफ कैग एटसेट्रा, ये सब चार्ज है, इस पे वोटिंग नहीं होगी। यहाँ लिखा है केवल चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर्स, इसमें ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट नहीं लिखा है, रिमेंबर। देन इसके अलावा कोई ऐसा जजमेंट है जिसको जस्टिफाई करना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया गया है, तो वो सारे चार्ज होते हैं। और जो इसके अलावा बाकी सब चीज़ें, अगर वो CFI से पैसा भी आ रहा है तो वो होगा कंसोलिडेटेड फंड से, वो चार्ज नहीं है, बस ड्रॉ किया गया है, वहाँ पे वोटिंग वगैरह पॉसिबल है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने फाइनेंशियल बिल पढ़ लिया था, फाइनेंशियल बिल का कैटेगरी सबसेट मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, एंड दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमी इस बार पिक होना चाहिए, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था पॉलिटी अच्छे से पढ़ो, साल भर बोलता रहा एंड देखा क्वेश्चन कितने आए थे पॉलिटी से। इकोनॉमी इस बार इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्टेजेस इन इनैक्टमेंट ऑफ द बजट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो, वोट ऑन अकाउंट होता है, जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटिनी होती है डिपार्टमेंट कमिटी से, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स में वोट होता है, और फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल, और फिर पैसा विड्रॉ होता है, फिर वो पास होता है फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट पास करते हैं, और ये पूरा साइकिल चलता है। ये वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है? आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वोट ऑन अकाउंट? और अगर फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ, फेल हो गया, देन व्हाट? और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये भी आप बताओ। ओके, पार्टिसिपेट करो, शो सम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करोगे तो आपको भी दिस यू विल फील बेटर, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पैसिव नहीं होना चाहिए, पैसिव होने से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डिप हो जाती है। एक्टिव बनो, पार्टिसिपेट करो, आंसर करो। आई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, मेंस के भी सवाल होते हैं, प्रीलिम्स के भी होते हैं, इन जनरल भी। मैं कितना आपसे बार बार बोलता हूँ, इफ यू वांट अ गूगल मीट सेशन, आस्क आस्क। जब तक पूछोगे नहीं होता है, यू हैव टू आस्क। एंड आस्क में कोई ऐसा नहीं है, यू हैव पेड फॉर द कोर्स, यू कैन आस्क फॉर इट, आस्क। ओके, सो दिस इज दैट। इससे क्या होगा, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज एक तो वैसे ही इतना ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर दिया है इतनी सारी चीजें डिलीवर करने का, तो एफिशिएंटली अगर काम करेंगे तो मैं भी सारी चीजें आपको बहुत क्विकली और एफिशिएंटली प्रोवाइड करा पाऊंगा। ओके, ब्रिटिश इनिशिएटिव्स, अब हिस्ट्री की बात करते हैं। ब्रिटिश इनिशिएटिव्स क्या हैं सोशल रिफॉर्म्स के? तो ये पार्ट जो है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल रिफॉर्म्स है। एक तो अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो देखो, ब्रिटिशर्स ने, ऐसा नहीं है कि सब गलती किया इंडिया में, हमारे यहाँ भी बहुत कमी थी। ऐसा नहीं है कि हम एक परफेक्ट सोसाइटी थे। देयर वर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स जो हमारी सोसाइटी में थी, देयर आर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स जो हमारे रिलीजन में भी होती है। तो द पॉइंट इज रिफॉर्म्स, दैट इज वाई जरूरी होती है। रिफॉर्म्स जो होता है ये लॉ ऑफ नेचर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है, हर चीज इवॉल्व होती है, तो समय के साथ हमें रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए, और ये ब्रिटिशर्स ने हमें बताया। तो जैसे ये एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस होती थी, इसको दूर किया गया, अबॉलिशन हुआ फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया और इसने इसको इलीगल किया। दिस इज इक्विवेलेंट टू मर्डर, तो ये नहीं होगा। फिर एक्ट ऑफ 1870 भी आया, तो दिस वाज देयर, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ, अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। एक और रॉन्ग प्रैक्टिस होता था, वो होता था सती। इसमें राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विलियम बेंटिक का भी है। इस प्रैक्टिस को दूर किया गया। रेगुलेशन आया दिसंबर 1829 में, और ये जो इलीगल और हॉरिबल प्रैक्टिस होती थी इसको बंद किया गया, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू कल्पेबल होमिसाइड, सो इसको बंद किया गया। देन सप्रेशन ऑफ ठगी भी था यहाँ पे, तो विलियम बेंटिक ने यहाँ पे भी किया। ठग होते थे, ये चीटिंग करते थे, हेरिडेटरी असैसिन्स होते थे, रॉबर्स होते थे, तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्लींस करने की, रूल ऑफ लॉ लाने की बात किया। तो ये एक बात था। ओके, तो ठगी यहाँ पे इन्होंने बंद किया। ये जो ऑपरेशन था, ये चार्ज ऑफ कर्नल विलियम स्लीमैन, ये नाम याद रखना है, कर्नल स्लीमैन, यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन किया था इस पूरे मूव का, सप्रेशन ऑफ ठगी। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। बाकी स्लेवरी भी होता था, जैसे हमने यूरोपियन वर्ल्ड में भी देखा था, यहाँ पे स्लेव्स, ब्लैक स्लेव्स, ये एक बहुत बड़ा बैड प्रैक्टिस चलता आया है बहुत टाइम से। इंडिया में भी एट टाइम्स था ये, तो इसको बैन किया गया। स्लेव ट्रेड कंप्लीटली बैन होगा। चार्टर एक्ट 1833, 1843 में भी स्लेवरी जो है ये नहीं होगा, स्लेवरी नहीं होगा इंडिया में। देन विडो रिमैरिज, अब ये रिफॉर्म्स भी जरूरी थे। तो ब्रह्मो समाज में इशू उठा विडो रिमैरिज का, और पंडित विष्णु शास्त्री हु फाउंडेड विडो रिमैरिज एसोसिएशन इन 1850, तो ये वर्क किया यहाँ पे। देन एक और वर्कर थे करसोन दास मूल जी, आपने सत्य प्रकाश किया, दिस इज नॉट सत्यर्थ प्रकाश, दिस इज सत्य प्रकाश गुजराती में, और एडवोकेट किया विडो रिमैरिज का भी। फिर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के। आपके टाइम पे हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट आया, लीगलाइज किया गया मैरिज ऑफ विडोज, डिक्लेयर्ड इशू फ्रॉम सच मैरिजेस एज लेजिटिमेट, तो ये बात हुआ। तो ये सारे जो थे वो ओवर द टाइम जो हमारी सोसाइटी में थे उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। फिर प्रोफेसर DK कार्वे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रीमैरिज एंड मद्रास पे वीरसालिंगम पंतुलू, आपने भी एफर्ट्स किए विडो रिमैरिज के।
एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं डेली उसके 1 या 2 आपको पोस्ट शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, उसको आपको देखना चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगर आप इंक्लिनेशन देखो तो जो नोन फिगर्स हैं वो तो सबको ही पता है, बट फ्रीडम फाइटर में ऐसा नहीं है कि कुछ नोन फिगर्स ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा थे, वो साइलेंट थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया बट वो कभी इतना हाईलाइट नहीं हुए। उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ आप अभी जो अवार्ड्स मिले हैं, दिस इवन से भारत रत्न बोले या पद्म अवार्ड्स बोले, तो ये चीज अभी यहाँ पे अंडर करेंट है और दिस इज अ वेलकम मूव। तो फ्रीडम फाइटर भी मतलब ये नहीं कि ये जो वेल नोन 15-20 है बस वो, नो, देर आर मेनी अदर पीपल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो प्रोफेसर कार्वे ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गर्ल्स कॉलेज बॉम्बे में और ये फर्गुसन कॉलेज पुणे में। अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज एंड बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ विडो रिमैरिज एसोसिएशन, और फिर इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी बॉम्बे 1916 में। इसके अलावा BM मालाबारी, जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे एंड के नटरंजन साहब ने भी यहाँ पे वर्क किया। तो सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करना। हम कुछ रैंडम नहीं पढ़ रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम इन 2013, close to 9 years and past 3 years I am teaching. I know how it works. I know कहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ आप गिरने वाले हो। मैं हर दिन आपको इन्फॉर्म करता हूँ, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। चीज़ें जितना सिंपल रखोगे उतना ही डूएबल रहेगी और उतना ही इफेक्टिव होगी। आज की डेट में वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ ओवरडोज है एवरीथिंग का, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना कैपेसिटी नहीं है किसी का इतना एब्जॉर्ब करने का। सो कीप थिंग्स सिंपल। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज भी हुआ। अब ये क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में। नेटिव मैरिज एक्ट हुआ और एज ऑफ 14 है। अभी लेटेस्ट एज क्या है, अपडेट क्या हुआ है मैरिज का आंसर। फिर सिविल मैरिज एक्ट हुआ यहाँ पे, और पारसी रिफॉर्मर BM मालाबारी साहब थे। एज ऑफ कंसेंट 1891 हुआ। शारदा एक्ट हुआ 1929 से और इसमें एज बढ़ा। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन हुआ। अभी लेटेस्ट क्या है, अब दोनों 21 हो गया है। ओके, बाकी एक लिस्ट है, जैसे 1795 में इन्फेंटिसाइड बैन हुआ, 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली इन्फेंटिसाइड, 1811 में स्लेवरी बंद हुआ, 1829 बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक। देन 31-37 में ठगी, 43 में स्लेवरी, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग सप्रेस किया मेकिंग ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, ये भी नहीं होने देंगे। 56 में विडो रिमैरिज एक्ट, 72 में चाइल्ड मैरिज बैन हुआ, 91 में एज ऑफ मैरिज कंसेंट बढ़ा, 1929 में एज अगेन बढ़ाया गया, शारदा एक्ट, 31 में इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, और 1937 में राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया वुमेन को। इंडिया वो एक अच्छा और यूनिक कंट्री है जहां डे 1 से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, मतलब हर कोई जो 18 से ऊपर है उसको राइट टू वोट है, नो मैटर व्हाट। मेन विमेन कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा है। ऐसा जो है वो इवन फ्रांस में भी नहीं था, USA में भी नहीं था, बट इंडिया में है सिंस डे 1। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर होता है, पॉपुलेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 वैसे तो सेंसस हो जाना था बट अभी तक हुआ नहीं है। 2021 सेंसस पॉपुलेशन फिजिकल फैक्टर है। कुछ जगह देखो बहुत पॉपुलेशन होती है, कहीं नहीं होती। ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। फिजिकल फैक्टर रिलीफ क्या है, जैसे जो बेल्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दिस वेस्ट बंगाल, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, फ्लैट है, उपजाऊ ज़मीन है, रिवर है, तो यहाँ ऑब्वियसली सब लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे, तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन ज़्यादा है। लो लैंड है, हाई लैंड में पॉपुलेशन नहीं होती है। जहाँ रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, अब सहारा में जाके कौन रहेगा, तो यह पॉपुलेशन नहीं होगी। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूके का क्लाइमेट ऑसम होता है, दिस इज नेचुरल AC, हमेशा बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दैट इज वाई यूके में देखो ब्रिटिश वगैरह ये ज़्यादा इंटेलेक्ट नज़र आते हैं, बिकॉज ब्रेन एक्टिविटी, यूके इज कंफर्टेबल फॉर दैट। देन सहारा वगैरह जाओगे तो यहाँ क्लाइमेट डिफरेंट हो जाता है। पॉलिटिकल देखो, जैसे सिंगापुर है, यहाँ रूल ऑफ लॉ कंट्री, स्टेबल गवर्नमेंट है। अब अफगानिस्तान में पॉपुलेशन तो आउटवर्ड माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है। सोशल इज वन थिंग, जैसे USA है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके कल्चर में। प्लस जैसे कुछ हैं जो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, वो मिक्सअप नहीं होते, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज।
इकोनॉमिक इज ऑल्सो वन थिंग, और कई जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं, जैसे अफ्रीकन कंट्री देख लो या अमेजोन फॉरेस्ट की कंट्री देख लो। तो ये जो फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, रिलीफ, रिसोर्स, क्लाइमेट, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ओके, आपको टाइम मिले तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है क्लास 11th का 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको भी एक बार आप जरूर देखना, बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। देन माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या हो सकते हैं, अब डिपेंड है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रूरल टू रूरल है, रूरल टू अर्बन है, लाइक दैट। टाइम टेम्पोररी परमानेंट है, या फिर डिस्टेंस पे बेस्ड है, या नंबर्स पे बेस्ड है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली मूव हो रही है। अब दो वर्ड है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इसमें आई लिखा है मतलब इन, इसमें ई लिखा है मतलब एग्जिट। तो एमिग्रेशन मतलब मूवमेंट अवे और आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब मूवमेंट इन माइग्रेशन। ओके, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन कंफ्यूज नहीं हो रहा है। माइग्रेशन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होते हैं। पुश फैक्टर क्या होता है, आउट माइग्रेशन जो होता है ये पीपल को कंपेल करता है टू मूव टू अदर एरियाज, जैसे कि फिजिकल नेचुरल हैजार्ड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉलिटिकल सिविल अनरेस्ट हो रहा है। देखो अफगानिस्तान से सब बाहर जा रहे हैं, सो ये पुश फैक्टर है, धक्का मार के बाहर भेज रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, इस शहर को, कंट्री को छोड़ दो, तो वो पुश फैक्टर हो गए। गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, तो ये पुश हो गए। पुल क्या होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि कम टू अवर प्लेसेस, बिकॉज हमारे यहाँ हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटी है, मैरिज, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो देखो सब लोग या तो दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर है, स्कूल्स कॉलेजेस हैं। तो ये माइग्रेशन के फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, देन इकोनॉमी की बात करें तो राइट टू टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट टू टैक्सेशन, बिकॉज पिछले कुछ टाइम पे हमने डिटेल में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भी पढ़ा है और मिनिमम टैक्सेशन भी पढ़ा है। तो राइट टू टैक्स वो हमारा सोवरेन पावर है कंट्री का, हम चाहेंगे तो उतना टैक्स लगाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि गवर्नमेंट लेवी कर सकती है चार्जेस, टैक्सेस, बस वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल भी है हमारे यहाँ, कि कोई इन्वेस्टमेंट किया बट वो फेल हो रहा है या फिर वो नहीं वर्क कर पा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गया, तो वो सेटलमेंट है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज भी हम करते हैं कई बार, जैसे हमने डुअल टैक्सेशन का कोई ट्रीटी कर रखा है किससे, कि दोनों जगह टैक्सेशन नहीं होगा। तो कंट्रीज क्या करती है, जैसे इंडिया सिंगापुर पे कोई ट्रीटी हो गया, तो सिंगापुर में टैक्सेशन कम है, तो वो इंडिया की जगह सिंगापुर की कंपनी बन जाएगी और इंडिया में ऑपरेट करेगी टैक्सेशन बचाने के लिए। तो ये एक ट्रीटी होता है। देन कई बार क्या होता है, नो कॉन्फिस्केशन है प्रॉपर्टी, जैसे अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड शाओमी का केस चल रहा है, तो वो भी जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू रूल होता है। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होता है टैक्स में, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। अब क्या होता था, ये जो कंपनीज हैं ये टैक्स के जो नियम है उसके लूप होल्स में खेलती है और टैक्स का कॉम्प्लायंस होता है, बट टैक्स इवेजन भी हो जाता है। दे जगल द नंबर इन सच अ वे कि वो डिस्पाइट मेकिंग प्रॉफिट वो टैक्स नहीं देती है। तो इसलिए एक आया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। आई रिमेंबर मुखर्जी साहब ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो द पॉइंट इज ये लाया गया, बट अब इससे विवाद ये होने लग गया कि अग्रीमेंट पहले हो गया, बैकडेट में जाके आप नियम कैसे चेंज करोगे। फिर जैसे वोडाफोन का केस देखा, केन एनर्जी का देखा, हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे फेवर में डिसीजन नहीं गया। प्लस ओवरऑल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से एक ये सेंटिमेंट जा रहा था कि इंडिया टैक्स फ्रेंडली नहीं है या फिर बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा देंगे। तो बैकवर्ड लुकिंग जो टैक्स होता है, बैक डेट में जाके टैक्स लॉस को बदलना, वो हमने बंद कर दिया, अब नहीं है। तो 2012 में आया था, बट अब ये नहीं है। जो रेट्रोस्पेक्टिव है, क्या क्रिमिनल केसेस में भी रेट्रोस्पेक्टिव नियम बदले जा सकते हैं? फाइनेंस पे तो बदले हैं, बट क्या क्रिमिनल में भी हो सकता है? आंसर। फिर चेंजेस ये हो गए 2021 में, सेक्शन 9 जो था इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स जो है, या फिर विड्रॉवल, अपील, पेटिशन एटसेट्रा जो है, इसमें अमेंडमेंट किए गए। रिफंड जो है सेक्शन 244A में कितना अमाउंट पे किया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हुआ। डू नॉट वरी अबाउट दिस, बस ये याद रखना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, बैकवर्ड लुकिंग, इससे एक दो स्टेटमेंट आएंगे और सही गलत बताना होगा। देन ये जो राइट टू टैक्स है, ये हमारा कोर सोवरेन
दिस पावर है। एक और इम्पॉर्टेंट है वह है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। अब कंपनी अगेन यही करती है, एक जगह टैक्सेशन 15% है और एक जगह केवल 11% है, तो कंपनी इस जगह पे जाके अपने को रजिस्टर कर लेगी और बोलेगी हम तो 11% टैक्स ही देंगे। तो वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज होती हैं जो टैक्स हेवन बन गई है, टैक्सेशन बहुत कम रखती है। तभी आप देखो इंडिया में जैसे जो FDI वगैरह भी आ रहा है उसमें सिंगापुर, मॉरिशस ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज का नाम काफ़ी ऊपर आता है। वाई? कंपनीज एक्चुअली रीरूट कर रही है अपना इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दीज टैक्स हेवन कंट्रीज। तो ये डिसाइड हुआ कि जैसे डिजिटल कंपनीज भी हो गई, गूगल वगैरह हो गया, ये तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रहे हैं। टैक्सेशन कैसे लगा है यहाँ पे, बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट में, एटसेट्रा। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है। G20 कंट्रीज एंड OECD ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि कंपनीज क्या कर रही है, अपना बेस चेंज कर देती है टैक्स इवेजन के लिए। जो नियम होते हैं उस नियम के जो गैप्स हैं उसमें वो प्ले करती है। तो लेजिटिमेट है बट लॉ के विद इन है, बट फिर भी वो नॉट गुड फॉर, दे आर लाइक एक्सप्लॉइटिंग द लॉ। तो इसलिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसी बातें आने लग गई। अब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया कि मतलब 15% लग गया है, तो नो मैटर वॉट, अगर आप 10% वाली कंट्री में जाके भी ऑपरेट कर लो बट आपको 15% टैक्स तो देना पड़ेगा, मिनिमम टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। कंडीशन ये है जिसका रेवेन्यू इससे ज़्यादा है, टैक्सेशन जिससे इससे ज़्यादा है, डिजिटल या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो ऑपरेट कर रही है कंपनी, तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसमें अमेजोन वगैरह ये सारी कंपनी, डिजिटल कंपनीज आ जाएंगी। अब जैसे इनका क्या है, जैसे गूगल, अमेजोन ये सब कैलिफोर्निया USA में रजिस्टर्ड है बट इंडिया में ऑपरेशन कर रही है, फिजिकल प्रेजेंस एटसेट्रा। टैक्सेशन कैसे करे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो ये ऐसा होगा जैसे एक कोई कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर A है, कंट्री A में है, जैसे कैलिफोर्निया में है, और वहाँ इनकम रिपोर्ट वो हो रही है इंडिया में, सपोज वहाँ पे 11% रेट है। अब ये 11% तो कम है, तो कम से कम 15% तो टैक्सेशन होना ही चाहिए। तो जहाँ की कंपनी है, हेडक्वार्टर यहाँ पर है, वो बोलेगी हम एक टॉप अप टैक्स लगा देंगे। कोई एक दूसरी कंट्री, आप अपना टैक्स कम कर दो, 11 कर दो, 10 कर दो, 15 से जितना भी डिफरेंस होगा वो आपको हमें देना पड़ेगा। फिर 4% जैसे यहाँ पे डिफरेंस आया 11 और 15 में, 4% का डिफरेंस आया, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कंट्री B जो है उसको यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम रेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ग्लोबल मिनिमम रेट 15% इन इफेक्ट लाने के लिए कंट्री A वुड टॉप अप द टैक्स एंड कलेक्ट अनदर 4% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम कंट्री B, रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंट्री B's रेट एंड ग्लोबल मिनिमम रेट। कुछ कंट्रीज ने 11% कर लिया, इट्स ऑल राइट, इस पे 4% का टॉप अप लगा देंगे, मतलब 15% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ये है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, और ये है ग्लोबल मिनिमम बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग G20। ये है अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, माइग्रेशन के टाइप्स, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। ये जो रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिशर्स जो इंडिया में लाए, सोशल रिफॉर्म्स, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बिल, फाइनेंस एंड दिस इज पॉलिटी के फैक्ट्स। ऑलराइट, सो मैं क्विकली इस PDF को अभी शेयर भी कर दूंगा आपसे, और ट्राई टू आंसर दिस क्विज 8 हिस्ट्री का, ये भी आप सबमिट करो। आंसर राइटिंग का आज डिस्कशन नहीं है, इसको हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं। सो 2 May मतलब हम 4 May के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।